हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टॉपिक है, जो 11th में 12th में साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसका सब जगह ज़रूरत है, वेब पढ़ोगे, वेब ऑप्टिक्स पढ़ोगे, सब जगह ही इसका ज़रूरत है। ठीक ना। तुम ऐसा समझो कि एक ऐसा चैप्टर है जिसको आगे आने वाले सारे चैप्टर में ही कम या ज़्यादा यूज में आएगा, है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से सीखना है। कोशिश हम करेंगे कि एकदम आसानी से सिंपल वे में तुमको पढ़ाएं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक ना। तो चलो पहले हेडिंग दे देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको जो है हम लोग शॉर्ट में SHM बोलते हैं। अब जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? देखो, पहले के भी चैप्टर का थोड़ा थोड़ा यूज आएगा, लेकिन वो सब चीज़ हम इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि तुम अगर पहले का पोर्शन थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़े होगे तब भी बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखना। देखो जी, पहले तो ये जानो, इसी चैप्टर का नाम जो है ना, कोई कोई बुक में स्मॉल ऑसिलेशन भी होता है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो फिर तुमसे कोई कहेगा ये ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, जब कोई पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है, जैसे ये पेन है, यहाँ गया आया, देखो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है ना, तुम इसको ऑसिलेशन बोल सकते हो। यानी कोई भी पार्टिकल जब अपने पाथ को रिट्रेस करे, जिस पाथ पे जाए फिर उसी पाथ पे लौटे, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑसिलेशन। लेकिन याद रखना, प्रत्येक ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। यानी कि हर ऑसिलेशन को हम SHM नहीं बोलने लगेंगे। तो ये SHM है क्या? देखो, इसको समझना है ठीक से। SHM को समझने के लिए तुम इसको बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हो। वैसे कोई कोई बुक जो है ना वो सर्कल वाला एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है, लेकिन वो सब भी हम बतलाएंगे उसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, सिखाया क्या जाता है, और तुम लोग अक्सर सीख लेते हो कुछ और बात। देखो, एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक को तुम कनेक्ट करते हो। मान लो स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट के, या कुछ भी छोड़ो अभी इसका बात, चलो पहले हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते। ठीक ना। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। सपोज करो ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। थोड़ा सोचो तो, तुमसे कोई अगर ये पूछे कि इस ब्लॉक पे अभी इस पोजीशन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्या तुम ब्लॉक को यहाँ रख करके छोड़ दोगे तो क्या खुद ब खुद इधर भाग जाएगा या इधर भाग जाएगा? तो बोलेंगे कि नहीं, ये तो रुका रहेगा यहीं के यहीं, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो वो तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं। और जैसा तुम जान रहे हो, ऊपर नॉर्मल नीचे mg है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो जिस पोजीशन में नेट फोर्स 0 होता है उस पोजीशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन बोलते हैं, या इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, या कोई कोई बुक जो है इसको सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी बोलता है। ठीक ना, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। देखना ध्यान से, तुम इस ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिए इधर, कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए। अब थोड़ा सोचो तो, ये ब्लॉक जैसे जैसे आगे जाएगा क्या होगा?
फास्ट होगा कि स्लो होगा? तो ब्लॉक जब आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग का तो लेंथ बढ़ जाएगा ना, स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा, तो स्प्रिंग तो इसको वापस खींचेगा। यानी जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा ये ब्लॉक स्लो होते जाएगा। मान लो 1 मिनट के लिए इस पोजीशन में ब्लॉक पहुंचा और इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक ना, क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या ये ब्लॉक यहीं रुका रह जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। जो स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है वापस इसको खींच के ले जाएगा। अब फिर ब्लॉक जब यहाँ पहुँचेगा तो जैसा कि तुम जान रहे हो, जैसे अभी देखो ब्लॉक जब यहाँ था तो इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी था, वेलोसिटी था ना, काइनेटिक एनर्जी था। ब्लॉक जैसे जैसे आगे गया काइनेटिक एनर्जी घट करके क्या हो गया? 0। अब यही स्प्रिंग इसको खींच करके लाएगा और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ वापस फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। यानी कि ये ब्लॉक जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर से उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v0। और इसी v0 वेलोसिटी के कारण ब्लॉक इस साइड आएगा और ब्लॉक जो है इधर आकर के फिर रेस्ट में आ गया। इस तरह से ब्लॉक जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो ऑसिलेट करेगा। और ये काम क्या चीज का कर रहा है? तो इसको बोले ही कि इसको बोल सकते हो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। फिर देखो यहां भी वेलोसिटी 0 है, तो इस पोजीशन को भी तुम एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हो, है ना? एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हो। अब सोचो जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा तो जब यहाँ पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, लेकिन स्प्रिंग दब गया है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। फिर स्प्रिंग इसको पुश करेगा और इसी तरह से ब्लॉक क्या करेगा? परमानेंटली ऑसिलेट करेगा, अगर स्मूथ सरफेस हो तो, है ना? तो ये ऑसिलेशन और एक जनरल ऑसिलेशन हुआ। जैसे देखो हम पेन को ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, चाहे एक आदमी जो है एक जगह से गया, दौड़ के गया, फिर वापस आया, दोनों में फर्क क्या है? देखो ये जो ऑसिलेशन है इसमें जैसे ही ब्लॉक आगे जाएगा, जैसे मान लो ब्लॉक पहुंचा इस पोजीशन में, मीन पोजीशन से सपोज करो x आगे गया, तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं? यह स्प्रिंग क्या चाहेगा? ब्लॉक वापस आ जाए, है ना? इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स, फिर से वापस लाने वाला फोर्स। देखना अब यही फोर्स देख लो ध्यान से, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये ब्लॉक जैसे जैसे आगे जाएगा x बढ़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ते जाएगा। और एक चीज देख लो, अब जब ब्लॉक वापस भी आएगा तो यही फोर्स लेकर के आएगा ना। यानी कि ये जो फोर्स है वो हमेशा किधर डायरेक्टेड है? तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन यानी मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड, है ना? मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड है। अब देखो जब ब्लॉक इधर आएगा तो इधर जब आएगा तो स्प्रिंग इधर ढकेलेगा। थोड़ा सोचना, देखो तो फिर से फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर हुआ कि नहीं? यानी ब्लॉक इधर रहेगा तो फोर्स ऐसे, ब्लॉक इधर रहेगा तो फोर्स इधर। यानी कि तुमसे कोई पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन क्या है, किस टाइप के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, तो तुम ये बोलना कि जब कोई पार्टिकल, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, आगे पीछे इस तरह से ऑसिलेट करे कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा किधर डायरेक्टेड हो? तो टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, टुवार्ड्स द फिक्स पॉइंट। एंड एक चीज और देखो, जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा
फोर्स का वैल्यू बढ़ते भी जाएगा ना। यानी एक बात तो समझा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। ब्लॉक जैसे जैसे इधर जा रहा है फोर्स इधर लग रहा है, तो सोचो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो समझो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, उसको निगेटिव एक तरह से बोलो। दूसरी बात, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to the displacement of particle from mean position। चलो हम इसका जो है शॉर्ट में यहाँ डिफिनीशन भी लिख देते हैं। बोलेंगे क्या कि when particle oscillates, ठीक ना, to and fro about a fixed point in such a way that फोर्स, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल is always directed towards the mean position, या कहो फिक्स पॉइंट, and the magnitude of force is directly proportional to the displacement of particle from mean position, है ना, displacement of particle from mean position। मीन पोजीशन, देखो ये हम इसलिए लिख दिए क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसी को लास्ट में लिख देना कि सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ठीक ना, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड SHM, इज कॉल्ड SHM। यानी कि हर ऑसिलेशन को हम लोग SHM नहीं बोलेंगे, ठीक ना। ऑसिलेशन मतलब समझा ना, जिस पाथ पे जाए फिर उसी पाथ पे आए, लेकिन SHM स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है जिसमें जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स द फिक्स पॉइंट, उसी फिक्स पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से जितने ज़्यादा दूर जाएगा ये फोर्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें जो है, अब तुमको आगे जो बात बता रहे हैं इसको समझना, जो मैथमेटिकल पोर्शन है ये तो हम लोग समझे कि कोई ऑसिलेशन को कब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, है ना। अब देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स यानी उसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोले, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और देखो यहां माइनस लगाते हैं, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि देखो जब डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्टेड है तो फोर्स इधर, जब ये ब्लॉक इधर आता है तो फोर्स इधर, यानी नेगेटिव साइन, ठीक ना, नेगेटिव साइन indicates that
द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक ना, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक बात समझना यहां पे, जैसे एक तो तुम यहाँ स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिए होते, स्प्रिंग फोर्स का ऐसे भी तुमको फॉर्मूला याद होगा kx, लेकिन ये हम जो जनरल एक कांस्टेंट लिए हैं, केवल स्प्रिंग के लिए बात नहीं है, इस टाइप का ढेर सारा मोशन मिलेगा। अब थोड़ा देखना ध्यान से, फोर्स जो है माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स आया। एक बात और जानते हो ना, फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो एसएचएम जब तक हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग अपने सुविधा के लिए एक्सेलरेशन को एफ से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि ए से हम लोग एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं। ये एम्पलीट्यूड क्या है जी? तो देखो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक ना, यही एम्पलीट्यूड हो गया। ये जो है वो एम्पलीट्यूड का काम कर रहा। देखना फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स। एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब यही समझना, यहीं पर आकर के तुमको बात को समझना है। पहले तो ये याद कर लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलेंगे, कोई पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा, उसका मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन फिक्स पॉइंट, तब अगर ऐसा बात, इस तरह के बात जब भी होगा तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएचएम। ठीक ना, क्या बोले, एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, एसएचएम में इसका की रोल है, मेन रोल है। हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि जैसे मान लो तुम इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, तो ये ब्लॉक यहां गया, आया, यहां गया, आया। याद रखना, एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। ठीक ना, एक ओसिलेशन पूरे कंप्लीट करने में। तो सोचो जैसे यहां गया, यहां आया, क्या एक ओसिलेशन हो गया? तो नहीं, पूरे पाथ को एक बार रिपीट कर लेना है। पूरे पाथ को रिपीट करने में, क्योंकि एसएचएम में वो अपने पाथ को रिपीट करते रहता है, तो एक बार पूरी तरह से रिपीट करने में जो टाइम लगता है उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। तो तुम क्या देखोगे कि जैसे मान लो इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ब्लॉक यहाँ गया, आया, यहाँ गया, आया, मान लो टाइम 2 सेकंड लगा। अब तुम इसको 5 मीटर पर सेकंड से फेंके, ब्लॉक यहाँ गया, आया, यहाँ गया, आया। अब की क्या देखोगे कि एम्पलीट्यूड तो घट गया, लेकिन टाइम पहले जितना लगा था उतना ही टाइम अभी भी लग रहा है। यही नहीं, अब तुम इसको 1 मीटर पर सेकंड से फेंको, यहाँ जाएगा, आएगा, जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वही के वही लग रहा है। यानी एम्पलीट्यूड बड़ा हो या छोटा हो, वेलोसिटी जितने से प्रोजेक्ट कर रहा हो, ज़्यादा हो या कम हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो सही मायने में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना k/m, इस कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड करता है। और इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखो यहीं लिखते हैं, एक्सेलरेशन इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक ना, एक्सेलरेशन इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो ओमेगा है ना,
ये देखो, ये ओमेगा का स्पेशल नाम है। यहाँ ओमेगा स्क्वायर का मतलब है k/m, यानी ओमेगा हो गया √k/m, और इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, इसका स्पेशल नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एक नया टर्म है और तुम लोगों को दिमाग में आ जाता है ओमेगा, ये तो सुने थे सर्कुलर मोशन में, ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं, ये एक स्पेशल टर्म पढ़ रहे हो। SHM जो है बिल्कुल इसमें एक नया सिंबल को दे रहा है, उससे रिलेट मत करना। बोलेंगे क्या कि ओमेगा क्या है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये इसके कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड कर रहा है। देखो तो अगर ये ब्लॉक आगे पीछे जाएगा तो क्या मास बदल जाएगा? तो मास तो वही रहेगा। के बदल जाएगा? के तो नहीं बदल रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब देखो, अब ये जो ओमेगा है ये टाइम पीरियड से कैसे रिलेट होता है? ये जो ओमेगा है ना, इक्वल होता है 2π/t के। तो ये t क्या है जी? तो बोलेंगे t है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, समझ लो बढ़िया से। तो इस t का वैल्यू कैसे निकालें? देखो फिर से यहाँ पे कुछ बात याद करने को है। ये कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या पढ़ेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा किसके इक्वल होता है? तो 2π/t, कैपिटल T जो है वो क्या चीज़ के लिए है? टाइम पीरियड ऑफ। एक ऑसिलेशन को रिपीट करने में इसको जो टाइम लगेगा है ना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। अब देखो जी, तो ओमेगा तो आया है √k/m, 2π/t। देखो तो t कितना हो गया? 2π m/k बोले क्या? यही हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है तो उसके लिए मुझे ज़रूरत क्या चीज़ का है? इस कांस्टेंट टर्म का। देखो समझ लो बढ़िया से। SHM, एक तो तुमसे कोई पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन क्या है, तो बोलेंगे कि जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट इस तरह से आगे पीछे ओसिलेट करे, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स हमेशा डायरेक्टेड हो मीन पोजीशन की ओर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये शर्त तुमको। और मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? तो बोलेंगे एक्सेलरेशन शुड बी माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, एंड t इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो हम लोग जो सीखे, ओमेगा से किसको डिनोट किए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। एक्सलेशन इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x जब भी आ जाए तो समझ लो कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। एक बात और समझना, जैसे अभी हम बोले ओमेगा को लिखते हो 2π/t, t मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो जी, 1/टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक ना, जैसे कैपिटल T टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो सोचो T टाइम में अगर 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में कितना? 1/t होगा ना। तो इस 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलेंगे। न्यू 1/t हो गया। ओमेगा से रिलेट करोगे तो ओमेगा क्या हो गया? 2π न्यू। इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस न्यू का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। वो कभी कभी दोनों सेम ही बोलने लगता है।
तो बिल्कुल नहीं। जब फ्रीक्वेंसी वर्ड तुमसे पूछा जाए तो समझ लेना 1 टाइम पीरियड का बात हो रहा है, न्यू तुमसे पूछा जा रहा है। और जब तुमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो समझ लेना ओमेगा तुमसे पूछा जा रहा है। चलो ये बात को तो तुम समझ लिया, इसको भी स्क्रीनशॉट एक ले लेना। अब हम तुमको कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इस बात को सिखा रहे हैं। देखो, जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन कहा कि एक पार्टिकल है जो इस तरह से ओसिलेट कर रहा है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एफ इक्वल टू -10 × x, ठीक ना। 10 × x जो भी है ऐसा यूनिट में है वैल्यू, ऐसा लिखा हुआ। और नीचे लिख दिया वेयर x बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब थोड़ा सोचो तो, क्या यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो बोले हाँ बिल्कुल है। अब तुमसे कोई कहे अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हमको बतलाओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो बस ये छूम अंतर है, 1 सेकंड में बनेगा। एक्सेलरेशन -10 × x, एक्सेलरेशन होता है -ω² × x। देख लो, -ω² × x अभी पढ़े थे ना। यानी यहाँ जो 10 लिखा हुआ उसको किससे रिलेट कर देंगे, कंपेयर करेंगे ω² से, है ना। ω² = 10। बोलो ओमेगा क्या हो गया, √10, ठीक ना। ओमेगा का जो यूनिट है चूंकि 2π/t रहता है ना, तो 1/सेकेंड, यानी सेकेंड पावर -1, ठीक है। ओमेगा निकल गया। अब तुमसे कोई कहे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो, तो बोलेंगे कि ओमेगा होता है 2π/t, यानी t हो गया 2π/ω। देखो पाई का वैल्यू 3.14 और √10 का वैल्यू निकालोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ये भी जो है 3.14 ही आ जाता है। तो 3.14, बोलो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, है ना, ये तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो जानते हो ना, न्यू को बोलते हैं। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा क्या होता है 2π∗ ओमेगा कितना आया है √10, 2π∗, अभी बतलाया लगभग 3.14, 2 × 3.14, बतलाओ न्यू कितना, तो 1/2, है ना। इतना जो है ऑसिलेशन पर सेकंड हो गया, ऑसिलेशन पर सेकंड। देख लो, तुम चाहते तो इतना ना करके सीधे बोल देता 1 टाइम पीरियड को भी, तो फ्रीक्वेंसी तो 1/2 सीधे बोल दे। समझ गया। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, तो समझ लेना कि वो जो कांस्टेंट टर्म है वो एसएचएम से रिलेटेड, चाहे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, टाइम पीरियड हो, है ना, केवल फ्रीक्वेंसी हो, सारे के जानकारी वो दे रहा है। चलो तो हम इस एग्जाम्पल को इसलिए लिए क्योंकि तुम समझ पाओ कि आगे मुझे काम कैसे करना। अब जो है देखो कुछ बात हम लोगों को सीखना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कोई पार्टिकल ओसिलेट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह से टाइम से रिलेटेड होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे टाइम से रिलेटेड होता है, इस पे हम लोगों को सीखना है ना। तो देखो जी,
अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन जो है अलग अलग टर्म यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, ये सब के लिए कैलकुलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट and energy in SHM, है ना, देखना ध्यान से। तो सबसे पहले मान लो 1 मिनट के लिए एक पार्टिकल जो है एसएचएम में ओसिलेट कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट का काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम +a बोले। कैसे कोऑर्डिनेट बोलते हो ना, जैसे इधर जाओगे तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इधर नहीं, a हो गया x = है। जैसा कि तुम जानते हो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होता है। मान लो किसी समय पार्टिकल जो है इस P पॉइंट पर है, अब पार्टिकल इधर मूव कर रहा, ठीक ना, किसी समय पार्टिकल इस P पॉइंट पर और पार्टिकल इधर जा रहा। अब तुमसे कोई पूछे कि बतलाओ तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मान लेते हैं, देखो यहाँ कुछ टर्म अजूम कर लेते हैं। लेट A be the amplitude and omega be the angular frequency, omega be the angular frequency। अब अगर तुमसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो अभी तुम डिफिनीशन में पढ़ा था कि एसएचएम में जब भी कोई पार्टिकल ओसिलेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू x होता है, और उसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी वो कांस्टेंट टर्म के जगह ओमेगा² लिखते हैं, ठीक है। यानी देखो एक्सेलरेशन का यही फार्मूला हो गया -ω² × x। अगर तुमसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है ये बतलाओ, ये जो एक्सेलरेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कब होगा और कितना होगा, तो देखो अगर x के जगह 0 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा क्या, यानी सबसे कम एक्सेलरेशन कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे, क्योंकि ऐसे भी सोचो ना एक्सेलरेशन फोर्स से रिलेटेड है। अब मीन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है, 0, इसलिए एक्सेलरेशन वहाँ 0 होगा। यानी कि तुम याद रख सकते हो कि मिनिमम एक्सेलरेशन 0 होता है एट मीन पोजीशन, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो अगर यहाँ पहुँचोगे या यहाँ यानी एक्सट्रीम पर पहुँचोगे तो x के जगह ये हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन को तो कंसीडर करते नहीं, यानी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना होता है, तो ओमेगा² × x जितना ही ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, और ये कहाँ होगा, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। यानी एसएचएम में कोई भी पार्टिकल ओसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ये होगा, और एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होगा, तो एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होगा, तो मीन पे, मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पे। चलो ये तो बात हम लोग एक्सेलरेशन का किए। अब चलो बात करते हैं वेलोसिटी का। तो इतना जानते हो ना कि वेलोसिटी जो है, तुम जैसे एक्सेलरेशन लिखे हो -ω²x, तो हम लोग एक्सेलरेशन को dv/dt भी लिखते हैं ना,
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। थोड़ा सोचो तो डी वी बाई डी टी है, अगर ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देखो तो डी एक्स बाई डी टी, इसको हम लोग भी बोलेंगे, तो भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। देखो डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे, भी डी वी बाई डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या। देखो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो भी डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। मुझे वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालना है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो अब इंटीग्रेशन किया जाए, है ना। अब बहुत दिन हो गया होगा तुम लोगों को इंटीग्रेशन किए हुए, लेकिन वैसा हार्ड तो है नहीं। भी पर पावर कितना है 1, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, उतना से डिवाइड, यानी इसको वी स्क्वायर बाई 2 लिख दें क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स पर पावर 1 है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दें, कारण कि जो पावर है उतना ऐड करो, उतना से डिवाइड करो, और प्लस सी। ये प्लस सी क्यों लिखे जी, तो जब लिमिट नहीं दिया जाता है तो हम लोगों को इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अब तुमसे कोई पूछे कि इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि x जब a के इक्वल होता है तो v कितना हो जाता है 0। तो ऐसा करें, अगर x का वैल्यू मालूम हो, v का वैल्यू मालूम हो, तो c निकल जाएगा क्या। तो देखो when x इजकल टू a, v इजकल टू 0, तो चलो v के जगह 0 लिखते हैं, 0 स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखो ये 0 हो गया, c का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, सी निकल गया। अब सी का जो वैल्यू आया यहाँ पुट करो, तो भी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। देखो 2 2 गायब हो गया क्या, तो वी स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। बोलो v का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम चाहो यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हो, क्योंकि देखो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, कभी नेगेटिव में, है ना। एसएचएम में वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलते जाता है, यानी देखो कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम में ओसिलेट करेगा तो उसका वेलोसिटी इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। थोड़ा देख लो बढ़िया से, जब तुम बात करोगे एक्सट्रीम पोजीशन का, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितने के इक्वल है, a के इक्वल है, तो x के जगह a रख के देखो तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा कि नहीं। मीन पोजीशन पे बात करोगे तो x के जगह 0 रखो, तब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। यानी हम लोग क्या सीखे कि पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट करता है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे, और सबसे कम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पे। यानी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन, कारण कि x के जगह हम a लिखेंगे। अब सोचो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सोच लो। तो x के जगह अगर 0 पुट कर दो तो आ जाएगा ना ओमेगा इंटू ए, प्लस माइनस जो बोलो, मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, ये हो गया एट मीन पोजीशन। ठीक ना, हमेशा ये याद रखना कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी, ये बार बार यूज में आएगा तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कितने के इक्वल होता है, ओमेगा इंटू ए। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन किया।
अब जो है हम लोगों को डेरिवेशन करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए डेरिवेशन करना। थोड़ा समझना बात। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है जी? तो वेलोसिटी का इक्वेशन मेरा आया, देखो ऊपर लिख दे रहे हैं, अब काम कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों का जो इक्वेशन आया वेलोसिटी के लिए, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सोचो तो वेलोसिटी को हम लोग dx बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो तो x वाला टर्म को एक तरफ लाएं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डी टी, ठीक ना, डी टी को इधर लेकर चले गए। अब इसी को हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डी टी। सोचो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अभी तो तुम लोग इतना इंटीग्रेशन शायद पढ़े नहीं होगे, तत्काल जानो नॉलेज के लिए। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस सी। देखो बोलेंगे क्या कि c क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलो पहले एक स्टेप लिख लेते हैं तब उसके बारे में बतलाते हैं। x बाई ए, इधर देखो साइन इनवर्स है, साइन को इधर ले जाएंगे, साइन ओमेगा टी प्लस सी, है ना। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सी, ठीक ना। यही इक्वेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का। बोलेंगे क्या? c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, इसका स्पेशल एक नाम है, इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, है ना। इसका नाम क्या है जी? फेज कांस्टेंट। अब थोड़ा समझना इस बात को। अब तुमसे कोई कहे कि फेज कांस्टेंट क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, वैसे तो आगे सब वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे। तत्काल ये जानना कि मोशन किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ पार्टिकल का, उस पर फेज डिपेंड करता है। लेकिन खैर अगले क्लास में हम एक ऐसा एग्जाम्पल ही लेंगे जिसमें तुमको खूब फेज का ही ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे बात क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम लोग जो हेडिंग दिए थे उस हेडिंग के अकॉर्डिंग 3 काम कर लिए हैं। कौन कौन? फर्स्ट वर्क मेरा क्या था? तो वो था एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकालना, सेकंड था वेलोसिटी के लिए, और थर्ड जो था वो डिस्प्लेसमेंट के लिए। और हम लोगों को लास्ट वर्क इसमें जो है वो है एनर्जी के लिए, ठीक ना। जब पार्टिकल ओसिलेट करता है एसएचएम में, थोड़ा सोचो, स्प्रिंग वाला ही माइंड में बात लाओ। तो स्प्रिंग जब ओसिलेट करता है तो स्प्रिंग के एनर्जी को तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और उसमें मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसमें कितना होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसको समझना है। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो। तो चलो अब हम लोग जो डेराइव करना था इक्वेशन, उसमें लास्ट पोर्शन था एनर्जी। अब हम लोग एनर्जी पे आते हैं। फॉर एनर्जी, देखो एनर्जी में हम लोग को 2 काम करना है। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एसएचएम में जब भी कोई पार्टिकल ओसिलेट करता है उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, कुछ पोटेंशियल। सपोज करो किसी समय पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर, और इसका वेलोसिटी v, पार्टिकल का मास m। अगर तुमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा,
तो बोलेंगे हाफ mv²। सोचो, और v का फॉर्मूला तुम अभी पढ़े हो, ओमेगा √a² - x² होल स्क्वायर। बतलाओ तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना आया जी? तो हाफ m⍵² a² - x²। देखो यही काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। नहीं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो तो x के जगह a रख दो, यानी यहाँ पहुँच जाओ, तो ये 0 हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ 0 ना होगा। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो मीन पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। x के जगह 0 रख दोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m⍵² a² आया क्या? चलो, ये तो काइनेटिक, टोटल एनर्जी का बात अभी नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा सोचो, वर्क पावर एनर्जी पढ़े हुए भी कुछ दिन हो गया है तुम लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन क्या पढ़ते थे? पढ़ते थे ना कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है तो उसके द्वारा जो निगेटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या उसी को बोलते थे वर्क डन बाय एजेंट। जैसे पेन है, हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए, है ना, इसको मूव कराए, मेरे द्वारा क्या वर्क हुआ? या निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी mg जितना वर्क किया उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा पता चल जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही देखो जी, इतना तो तुम जान रहे हो कि पार्टिकल जब SHM में ओसिलेट करता है तो फोर्स जो है टुवार्ड्स द मीन पोजीशन एक्ट करता है, और वो भी फोर्स वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है। याद करो, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़े थे कि फोर्स जब वेरिएबल हो तब क्या करना? तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना और उसको इंटीग्रेट कर देना, है ना। तो हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसमें दिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए dx, और वर्क निकालो और इसी को इंटीग्रेट करो। तो बोलेंगे, देखो अब हम काम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो डिफिनीशन है कि निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ समझो रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क किया ये देख लो और आगे माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो सोचो, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क लिखते तो यहाँ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, सीधे लिखते F.dx इंटीग्रेशन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन है निगेटिव वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब थोड़ा सोचो, F इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, F dx cos 180 लिखे, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos थीटा आएगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, बीच का एंगल कितना? 180। cos 180 क्या होता है? -1 माइनस माइनस प्लस, है ना। और फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना। A.B मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड, वैसे तो फार्मूला -ω² लिखते हैं, लेकिन हमको तो मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना है, तो बोलेंगे ω² dx, है ना। देखो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझोगे, mod F mod dx cos 180, यानी याद रखो इसके वजह से तो ये प्लस हो गया, फोर्स को लिख दिए मास इंटू एक्सलेशन, मॉड है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, dx भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ,
तो इसको इंटीग्रेट करना है। एक काम करो, इसको m और ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म है, m ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लिए, x dx। बोलो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? तो हम कोई जनरल पॉइंट का बात करें, मेन पोजीशन से यहाँ आया है, चलो 0 to x, ठीक ना। अब इसी को जो है सॉल्व कर लिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर, देखो x पर पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 0 to x। बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। क्या दिक्कत है? देखो जी, काइनेटिक एनर्जी ये आया और वो हो गया पोटेंशियल। थोड़ा एक्सप्लेन करके देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होगा, तो मीन पोजीशन पर x 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर x क्या होता है, x a, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक के उल्टा है। देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, x 0 हो जाएगा। और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रहा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो देखो अब टोटल एनर्जी का अगर बात होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को हम लोग ऐड कर दें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो तो क्या इक्वेशन आया है, काइनेटिक एनर्जी का आया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है जी, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। देखो x वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये जो टोटल एनर्जी जो है ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो तो ये जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है क्या, बोलो। इसको x से कोई लेना देना है, x वाला टर्म तो गायब हो गया ना, यानी पार्टिकल SHM में कहीं भी रहे टोटल एनर्जी ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। पोटेंशियल जैसे जैसे तुम मीन पोजीशन से दूर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक घटेगा, लेकिन टोटल सम हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखो ये जो हम डेरिवेशन की हैं फॉर्मूला का, जो हेडिंग दिए थे, और पहले जो है इसको बढ़िया से तुम लोग एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और एक चीज़ अगले क्लास करने के पहले इसको निश्चित रूप से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक ना। तुम में से कुछ स्टूडेंट ये भी बोला है कि सर ग्रेविटेशन वाला भी पोर्शन, तो ठीक है अभी जो बता रहे ना उसमें ग्रेविटेशन का कोई ज़रूरत नहीं, इसमें अभी तुमको कोई दिक्कत होने को नहीं है, और वो सब चीज़ हम कराएंगे, लेकिन अभी आराम से इसको अब बढ़िया से फुल टाइम दे करके इसको देखना सीखना। एकदम SHM बहुत मायने रखता है तुम्हारे लिए। किसी साल तो एक एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन आ जाता है एक ही साल में, समझा ना। चलो तो ठीक है, धन्यवाद।